अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा। इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग बहिफाजत होंगे। नाज़रीन, अमरीका ईरान पर माशी दबाव मजीद बढ़ाने और नई सख्त पाबंदियों की धमकियां दे रहा है। ईरान जवाबी कार्रवाई के अंदिए दे रहा है और आबनाए हरमस की सूरत हाल पूरी दुनिया की मईशत, तेल की कीमतों और आलमी तजारत के लिए एक बड़े ख़तरे के तौर पर सामने आ रही है। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान पहुंचना महज एक मामूल का सिफारती दौरा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इस मुसलसल कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद जंग नहीं, मुज़ाकरात का रास्ता खोलना है। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालियाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और आला सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में कशीदगी कम करने, आबनाए हरमस दोबारा खोलने, तनाज़े का जल्द खात्मे और मुज़ाकरात के ज़रिए हल तलाश करने पर बात हुई, जबकि ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के अमन के किरदार को सराहा। यहाँ असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या पेश कर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा राब्ता और एतमाद का रास्ता फराहम करने की कोशिश कर रहा है जिसके ज़रिए वाशिंगटन, तेहरान दोबारा बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सके। इससे पहले भी इस्लामाबाद ने फ्रीकैन को करीब लाने और अमन के लिए मुफाहती कोशिशें की हैं और पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक जो इस्लामाबाद मुफाहमत है, इसमें अमन के लिए एक मुमकिना फ्रेमवर्क फराहम करना चाहता है, करता रहा है और कर रहा है। पाकिस्तान ये जानता है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई में सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन तक महदूद नहीं रहेगी, इसके असरात पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते, आलमी तवानाई की मंडियों और आम जिंदगी तक भी पहुँचेंगे। इसीलिए इस्लामाबाद का पैगाम वाज़ेह है, तनाज़े का हल मैदान जंग में नहीं, मुज़ाकरात की मेज़ पर है। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला गुल साहब, पीरज़ादा हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। अब्दुल्ला गुल साहब, कैसे देख रहे हैं आर्मी चीफ और मोहसिन नकवी साहब के दौरे तेहरान को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अगर सिर्फ रवाबित ही होते और कोई पैगाम रसानी करनी होती तो मोहसिन नकवी साहब काफ़ी थे, फील्ड मार्शल साहब का जाना बनता ही नहीं था। तो मोहसिन नकवी साहब ये काम तो पैगाम रसानी का कर ही रहे थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब जब गए हैं तो कुछ ना कुछ वो लेके गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी उनका रब्ता मेरी इतलात के मुताबिक हुआ है और जेडी वेंस साहब ने कनेक्ट करवाया उनको। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले उनका कुछ ना कुछ सिलसिला बन जाए और ये प्रोबेबली शायद लास्ट कोशिश होगी, क्योंकि इसके बाद सितंबर और अक्टूबर और 3 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है, मिड टर्म, और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिखाना पड़ेगा। जाहिर है यहाँ बदनीयती भी उनकी शामिल है। वो चाहते हैं कि 14 नुकात से हट के कोई बात की जाए और ईरान जो कि सदर जो बाकी तालिबान साहब से मुलाकात हुई हमारे फील्ड मार्शल साहब की, उन्होंने यही इसके ऊपर जोर दिया कि जनाब हम तो वो 14 नुकात पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज 14 नुकात को ठुकरा रहे हैं तो कल को जो अब मुआहदा करेंगे उसको भी ठुकरा देंगे। यानी कि एक वक्त गुजारने की बहुत एक बड़ी बात है। मैं क्योंकि अभी ईरानियन एम्बेसी में ही होके आया हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके भी बहुत सारे। वो ये कहते हैं कि जी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ वक्त गुजार रहे हों नवंबर इलेक्शन के बाद, क्योंकि अक्टूबर के अंदर 27 अक्टूबर को नेतन्याहू का भी पता चल जाएगा कि क्या होना है इलेक्शन में उसके साथ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा भी हमला कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई खतरा, किसी किस्म का दबाव नहीं रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो नेचुरली ईरान की लीडरशिप बहुत मेरे ख्याल में महसूस कर रही है इन सारी चीज़ों को। तो ये वो बातें हैं जिनको अगर सामने रखा जाए तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस टाइम पे एक लास्ट ऑप्शन है हमारे फील्ड मार्शल साहब, और जो ईरान का भी एतमाद हासिल रखते हैं और सदर ट्रंप का भरोसा भी। तो इस सूरत के अंदर एक ही तरीक़ाकार है कि अमेरिका किसी तरह से ये डील जो इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से है उसी को छोटा मोटा रद्दो-बदल करके अगर चाहता है तो वो ऑनर कर ले, वरना क्योंकि ईरान के अंदर हॉकिश अप्रोच मौजूद है
और याद रखें कि जब भी जंगी कैफियत होती है तो उस वक्त हमेशा जो फौजें होती हैं वो हावी हो जाया करती हैं, जो हॉकिश अप्रोच होती है वो हावी हो जाया करती है। तो इस टाइम पे आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई साहब का जो खामोशी है वो मेरे ख्याल में सदर मसूद पज़ेश्कियान के हवाले से जो उनके कंसर्न्स हैं कि ईरान में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इस टाइम पे तकरीबन 20 लाख का जो 20 लाख रियाल का $1 हो चुका है। और ये बहुत बड़ी, आपको याद है कि साल के शुरू में जब ईरान में एक शोरिश बप्पा हुई थी और उसके बाद फिर जंग के बादल शुरू हो गए थे वहां, तो उस टाइम पे 12 लाख रियाल का $1 बन गया था, तो आज वो 20 लाख का बन चुका है, विच इज अ ह्यूज थिंग। तो बेरोजगारी जो है वो 2.5 मिलियन लोग इस टाइम पे बेरोजगारी का शिकार है। घर जाएंगे तो आइडियोलॉजी नहीं खिला सकते, बच्चों को खाना खिलाना पड़ेगा। ईरान एक मुल्क है, मेरे ख्याल है कि दे ऑल्सो वांट कि कोई डील हो जाए, लेकिन उनको भी एश्योरेंसेस चाहिए। वो नहीं चाहते कि इस टाइम पे उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जाए या फिर एक अमेरिकन धोखा का वादा कर ले। दूसरी जानिब एक और भी पहलू है, और वो ये है कि गल्फ ममालिक के अंदर भी अनरेस्ट पैदा हो चुका है, अवाम उनके आजिज आ चुके हैं और वो चाहते हैं अपनी हुकूमतों को कि अमेरिका से ये जंग बंद करवाएं। तो कुछ मेरे ख्याल में इस टाइम पे सिचुएशन का भी क्लियर हो सकती है कि अगर अमेरिका इसके ऊपर कोई फौरी एक्शन ले, वरना एक नया 9/11 करवाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी इजराइल को। जी जी बिल्कुल, हाँ, वो एक बहाना बना लेंगे। हसन अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि सिर्फ सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं करने। आपको क्या लगता है कि आर्मी चीफ की जो ईरानी सदर, स्पीकर, वजीर खारजा के साथ जो दो तरफा मुलाकातें हैं, क्या अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए कोई बड़ा पैगाम लेकर गए हैं? आई थिंक सो, अगर आप इसको एनालाइज करें कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकस्ट के नाम से जो इकोनॉमिक एक एग्रेसिव रोल आउट किया, और उसके साथ ही जो है वो फील्ड मार्शल जो है वो ईरान गए हैं। आई थिंक सो जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो पहुंचाया गया होगा ईरानियन हराकी को कि दिस इज द टाइम कि आप जो है वो दोबारा वापस टेबल के ऊपर आए, बिकॉज इस इकोनॉमिक आउटकास्ट के जो इम्पैक्ट है वो इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज्यादा जो है वो उसका जो है वो खतरा है, क्यों? कॉज ये सिर्फ जो है वो जो इसकी एक्सपेंडेड सेकेंडरी सैंक्शंस हैं वो सिर्फ ईरान की जो डिजिटल एसेट्स हैं या गोल्ड मार्केट्स है या जो कमर्शियल एविएशन है, शिपिंग रूट्स को कट ऑफ नहीं करेंगे, बट बल्कि इसके साथ साथ जो ईरान के ट्रेड पार्टनर्स हैं जैसे कि रशिया और चाइना है, एंड स्पेसिफिकली चाइना, उनके लिए जो है वो सीवियर वार्निंग जो है वो यूएस ने इशू की है। ऑलरेडी जो है वो काफी एंटिटीज हैं जो मेनलैंड चाइना और हांगकांग में मौजूद हैं, जिनके ऊपर यूएस की जो सैंक्शंस हैं वो ऑलरेडी उसका जो है वो जिक्र आ चुका है, एंड जो है वो चाइनीज मीडिया जो है वो उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें एंड गो इनटू द बिगर पिक्चर, तो इस रीजन के लिए जो है वो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो सूटेबल नहीं है। ईरानियंस ऑन द अदर हैंड जो है वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनके अंदर उन्होंने कंटिजेंसी प्लान्स जो है वो इस ऊपर बनाए हैं, एंड दे आर एबल टू एब्जॉर्ब ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसको 2 साल वो एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में है। ईरानियन इकोनॉमी मिनिस्टर अली मदनजादा ने जो है वो पब्लिकली जो है वो डिसमिस किया था इन थ्रेट्स को, और उन्होंने कहा था कि ईरान जो है वो इजीली इसको जो है वो यूएस मिलिट्री को डिफीट करेगा, और स्पेशली जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं इनको डिफीट करेगा। आई थिंक सो पाकिस्तान की कोशिश यही है कि ईरान को दोबारा से वापस उसी जो टर्म्स कंडीशन है जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर एग्रीड हुई हैं उनके ऊपर लाया जाए। एंड जैसे कि अल अरेबिया ने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट भी किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस ऑफर को जो है वो सैयद आसिम मुनीर जो है वो ईरान लेके गए थे कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर से ईरान अपना कंट्रोल खत्म कर दे, सो दे आर एबल टू लिफ्ट द सैंक्शंस, और दोबारा से जो है वो इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और उन्हीं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स और कंडीशन को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। मैं इसके अंदर एक और विजिट के जो रीजन है वो भी देखता हूं, उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदीज एंड टर्कीज के साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट के अंदर गया है, और सऊदीज को कॉन्टिन्यूसली हुतीज की तरफ से जो है वो रिटेलिएशन का सामना है। तो आई थिंक सो द मैसेज वुड बी देयर फॉर ईरान एज वेल कि हम आप एक डिफेंस पैक्ट में हैं,
वी आर नॉट डिफेंसिव अगेंस्ट ईरान, हम कभी भी नहीं होंगे, बट डिफेंसिव पॉइंट ऑफ पोस्चर के लिहाज से वी आर विद इन सऊदी इन डिफेंसिव पैक्ट। सो हूथीज के साथ जो ईरान का एक बैकग्राउंड चैनल है उसको भी यूटिलाइज करके उस जो जंगी महाज है उसको भी ठंडा करने की कोशिश की गई है। अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा, एक तो ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि आप ईरानी एम्बेसी गए, एक तो आपने क्या वाइब देखी? आपको लगता है कि जो पैगाम लेके गए हैं आसिम मुनीर साहब वो उनको काबिल कबूल होगा? दूसरा, क्या पाकिस्तान अमेरिका को ये पैगाम दे सकता है कि ईरान पर इंतहाई सख्त माशी दबाव की बजाय मुज़ाकरात और सफारतकारी के मौके को अपनाया जाए? जी, मेरे ख्याल है कि ज़रूर, लेकिन सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट लेवल का। क्या जो है वो जितने भी अभी हसन साहब ने बात की दुरुस्त कही, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसकी जानिब से हुआ? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किसकी जानिब से हुआ? क्या ये रियलिटी नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब ने सिंगल हैंडेडली आबनाए हुर्मुज़ खुलवाई थी? और अगर खुलवाई थी तो बंद किसने की? अगले दिन अमेरिका ने बंद की थी ना। और अमेरिका बदनीयत है ना, सच्ची जो बात है। उनको वो नजर आ रहे हैं $300 बिलियन। उनका ये ख्याल था कि वो सऊदी अरब से, दीगर अरब ममालिक से पैसे लूट खसूट के इनको दे देंगे, लेकिन अरब दुनिया का तो अपना ही हाल ज़रा मुश्किल है। मुआशी पाबंदी जो मुश्किलात हैं, अभी आप कतर को ही देख लें कि 50% बजट उन्होंने स्लैश किया है, तो दिस इंडिकेट्स के मुश्किलात तो पेश आ रही हैं। अब इसके अंदर एक और भी पहलू है, और वो पहलू है आपका, जाहिर है इसमें डील का। अमेरिका आज डील करता है, कल उससे मुकर जाता है, आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है। हुर्मुज़ के हवाले से 60 दिन की बात की गई, और फिर ये कहा गया कि 60 दिन के बाद ईरान जो है वो फिर देखेंगे 60 दिन तक जो है वो टोल या कोई फी वगैरह लेवी नहीं ले सकेगा। यानी कि 60 दिन के बाद ले सकेगा क्या? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ईरान को मुश्किलात हैं। ठीक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो अभी चाइना की जो अभी स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आज आई है, वो आप देख लें कि उन्होंने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी और ख़ास तौर पे जो उनके ऊपर पाबंदियों की बात हो रही थी, अभी जो अमेरिका ने ये कहा, उन्होंने ये बात की कि हम जो है वो क़यामत ख़ेज़ पाबंदियां लगाएंगे उनके ऊपर, तो उसका किसने असर लिया? आप मुझे ये बताएं ना। अमेरिका का इश्यूज आ रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि अमेरिका को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ओमान जैसे मुल्क के ऊपर हमला करने की बात की तो ओमान ने रिस्पॉन्ड तक करने की जरूरत नहीं महसूस की, जस्ट इमेजिन। और इसी तरीके से सवाए यूएई के किसने कहा है कि हम ईरान के साथ सैंक्शंस जो हैं वो उनको समझेंगे? किसी ने नहीं बोला। इससे पहले नेवल ब्लॉकेड की बात की गई तो साउथ कोरिया और जापान तक ने तो शिप देने से इनकार कर दिया था नेवल ब्लॉकेड के लिए। तो अमेरिका भी बहुत सारे मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, और पीछे रह गए हैं टोटल 2 माह। 2 माह के अंदर इलेक्शन कैंपेन भी है, याद रखिए, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए इशू है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इंतजामिया के लिए। तो अभी जो सिचुएशन बन रही है वो बड़ी, मेरे ख्याल में एक ख़राब सिचुएशन आ रही है, जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, और अमेरिका कोई भी काम कर सकता है। नेतन्याहू वॉर थिएटर को बढ़ा रहा है, वो सीरिया, तुर्किया, लबनान की तरफ लेके जा रहा है। पहले भी जब स्विट्जरलैंड में हुआ तो लबनान का फ्रंट उसने गर्म कर दिया। उसके बाद आप देखें कि अब उसको ये नज़र आ गया है कि अमेरिकन तो खित्ते से जा रहे हैं, और अगर वो खित्ते से चले गए तो दे आर मोस्ट वल्नरेबल। दूसरी जानिब नेतन्याहू इज गोइंग टू जेल। अगर इलेक्शन ना जीता तो जेल उसका मुकद्दर बन जाएगा। तुर्किया ने जो अभी मूव की है कि जी वो उसको गिरफ्तार करवाया जाए अकॉर्डिंग टू आईसीजे, तो फिर आईसीजे रूलिंग के हवाले से, यानी कि सर्वाइवल है ना उनका, तो इस सर्वाइवल के अंदर उनको ये नजर आ रहा है, वो चाहता है कि वॉर कैबिनेट ही चलती रहे, इलेक्शन ना हो 27 अक्टूबर को जो होने हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप को वो इस्तेमाल कर रहा है, कभी एप्स्टीन फाइल के जरिए, कभी बिजनेस के जरिए, कभी किस तरीके के जरिए, और इसी वजह से वो वॉर थिएटर बढ़ा रहा है। मैंने जो अभी पिछले सेगमेंट में आपसे बात की उसमें यही गुजारिश की कि वो एक नया 9/11 करवा सकता है, उनसे कोई बईद नहीं है। आप देखें कि वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं।
तो ये ईरान के लिए जहां सिचुएशन मुश्किल है वहां यकीनन उनकी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनके मल्टीपल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन ये कहना कि ईरान के अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो तो है मौजूद, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि वो एक पेज पे नहीं है। याद रखें, जंगें कौमों को मुत्तहिद कर दिया करती हैं। यही वो ईरान था जो जनवरी के अंदर अवाम उसके जो है वो हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, और अब वही अवाम हुकूमत के हक में नारे लगा रहे हैं। तो देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस व्हाट इज राइट नाउ वी आर फेसिंग। दूसरी जानिब चाइना का मामला है। चाइना का जो तकरीबन 90% ईरान का ऑयल था, 14% चाइना की जरूरियात को पूरा कर रहा था। अब वो ठीक है कि वो रशिया से वो ले रहा है और वो जो यूरोपियन पोर्ट्स हैं उनसे भी वो ले रहा है, लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज तो नजर आ रही है, और वो ये है कि मुश्किलात में दुनिया की इजाफा ज्यादा देर मुमकिन नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से गेम निकल रही है, और इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो कोई भी एक गलत इकदाम उठा सकते हैं, और यही चीज है जो मेरे ख्याल में ईरान को सोचने पे मजबूर कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल साहब जो गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पर गए हैं, और क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पैगाम के हवाले से एक एतमाद साजी की फिजा कायम कर रहा है, तो इसमें तो कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन मकसद यह है कि क्या अमेरिका ऑनर करेगा अपनी कमिटमेंट्स को? क्या माजी में उसने ऑनर किया है? क्या वो हमेशा से कट एंड रन पॉलिसी अपनाने का माहिर नहीं है? क्या वियतनाम, हेटी, सोमालिया, अफगानिस्तान, लाओस, हर जगह उन्होंने कट एंड रन पॉलिसी नहीं इख्तियार की? तो यही वो चीज है जो कि इजराइल को सोचने पे मजबूर कर रही है कि अमेरिका के सींग फंसाए रखे खित्ते में। अच्छा हसन, ये बताइएगा, अगर अमेरिका, जैसे कि अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि वो कुछ भी कर सकता है, ईरान के साथ साथ बाकी जो तिजारत करने वाले ममालिक हैं उन पर पाबंदियां लगाता है, उन पर भी लाइक जो अदर ममालिक हैं उनके ऊपर भी सानवी पाबंदियां लग जाती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक चैलेंज क्या होगा? पाकिस्तान हेविली रिलाई करता है चाइना के ऊपर, ऑल्थो चाइना जो है वो एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में रखता है कि अगर चाइना के ऊपर सैंक्शन लगती हैं या चाइनीज के ऊपर अगर आप इस ऑपरेशन आउटकास्ट को देखें तो उसकी जो सीवियर जो सैंक्शंस है वो ये है कि चाइनीज बैंक्स को जो है वो स्विफ्ट सिस्टम से जो है वो निकाल दिया जाएगा। स्विफ्ट सिस्टम से निकलने की वजह से एक इमीडिएट जो है वो डिवैल्यूएशन प्रेशर जो है वो चाइनीज के ऊपर डेवलप होगा। चाइनीज फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो 3 ट्रिलियन प्लस जो है वो यूएस डॉलर के हैं, और दोज एसेट विल बिकम इंस्टेंटली फ्रोजन और लिक्विड। तो जो बिगर पिक्चर के अंदर जो ये दोनों ममालिक है, अगर यूएस जो है वो ईरान की आड़ लेके और इस ऑपरेशन आउटकास्ट के उसके अंदर जो है वो चाइनीज के ऊपर जो है वो ये प्रेशर बिल्टअप करता है, तो उसका नुकसान जो है वो चाइना का होगा, और ऑटोमेटिकली उसका जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से उसका नुकसान पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। लेकिन अगर देखा जाए जो चाइनीज हैं उन्होंने लास्ट कुछ ईयर से जो है वो इस चीज को एक फोरसाइट करना जो है वो शुरू किया था। चाइनीज का इंटरनल एक सिस्टम है जो कि क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम है, ऑल्थो वो जो है वो स्विफ्ट के ऊपर रिलाई करता है, बट टोटल एक्सपर्जन की सूरत में वो सिप्स को जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो फुल फ्लैज जो है वो एक्टिवेट करेंगे, और जो अपनी सारी ट्रेड है उसको युआन में लेके जाना पड़ेंगे। चाइनीज ऑलरेडी जो है वो ब्रिक्स के अंदर भी हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ जो है उनका ट्रेड है, पाकिस्तान के साथ है, और जो है वो रशिया के साथ मौजूद है। तो वो हेविली जो है वो रिलाई करेंगे कि जो ट्रेड्स का जो सिनेरियो है वो पेट्रो डॉलर से चेंज होकर युआन डॉलर के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाए। बट दिस इज नॉट इजी बिकॉज यूएस ने जो है वो डेकेड्स के अंदर जो है वो ये एक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो है वो खड़ा किया है, जिसके हेजेमनी में वो सबसे ऊपर है इस वक्त। तो जो प्रेशर है वो बड़ा रियल है, जो सैंक्शंस हैं वो बहुत रियल हैं। अब देखने में ये आएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी बात के साथ जो है वो बरकरार रहेंगे और कितनी विलिंगनेस शो करेंगे इसको पुश करने के लिए। दैट्स ओनली टाइम विल टेल, और हमें जो है वो नेक्स्ट जो हफ्ते हैं उसके अंदर जो है वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आना शुरू होंगी। सही। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइएगा कि अभी जब ये पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की का जो एक एक्ट हुआ था, मक्का अकॉर्ड हुआ था,
तो ये सोचा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक रोल अदा ना कर पाए इस इक्वेशन की वजह से ईरान के साथ, क्योंकि शायद कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगे या अब शायद कोई नया सालसी किरदार सामने आएगा। लेकिन अब जो ये दौरा है इससे ये जाहिर होता है कि उस इक्वेशन का सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी पाकिस्तान ही इस डिप्लोमेटिक चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा है वाशिंगटन और तेहरान के बीच। जी, वो असल में बात यह है कि और कौन सा मुल्क है इस टाइम पे जो अमेरिका का ट्रस्ट भी है, जिसको ईरान का भरोसा भी है, एतमाद भी है, और तो कोई मुल्क है नहीं ना। 193 कंट्रीज आखिर थी वो यूनाइटेड नेशन अम्ब्रेला के अंडर, वो कर सकती थी अपना काम। जहाँ तक मामला है, देखें मेरे ख्याल में चाइना का जो मामला है उनको ऐसे आप दबा नहीं सकते। अभी जो उनकी स्टेटमेंट आई है बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। चाइना काफ़ी अरसे से राइज पीसफुली के चक्कर में फिर रहा है, और अगर ये गजा के अंदर उसने कुछ एक्ट किया होता जिस तरह से सीरिया के अंदर किया था, रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ला खड़ा किया था, तो आज सिचुएशन फर्क होती है। अभी चाइना को जबरदस्ती घसीटने वाली बात है। दिस मीन्स के अमेरिका एक स्ट्रगल कर रहा है बतौर सुपर पावर, वो असर्ट करना चाह रहा है अपने आप को बतौर सुपर पावर के, अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर चीज हूँ। आई थिंक द मोर दे आर गोइंग टू क्लच द सैंड द क्विकर इट विल गो आउट ऑफ देयर हैंड। जितना वो मुट्ठी को रेत में मजबूती से दबाएंगे, रेत उतनी जल्दी से उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए अब आप अगर वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार वाली बात है, चाइना ने टेक्नोलॉजी के अंदर तो उनको मारा है। आप ये देखें ना कि ईरानियन एयरफोर्स जिसको मल्टीपल टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ख़त्म कर चुके थे, अलहदा बात है कि फिर उनके जहाज निकल आए, ना सिर्फ निकल आए बल्कि उन्होंने जाके हमला भी कर दिया। सरप्राइजिंग ये नहीं है कि उन्होंने हमला किया, सरप्राइजिंग ये है कि उनके जहाज़ों ने वहाँ जो दिफाई निज़ाम थे तमाम, उनको चीट कैसे कर दिया, अपनी फजा से निकल के दूसरी की फजा में कैसे पहुंच गए। वो जो थर्ड जनरेशन जहाज थे उनके अंदर क्या एवियोनिक्स तब्दील हो गए, क्या अपग्रेड कर दिए गए? तो अपग्रेड किए तो किस मुल्क ने किए, समझ जाए ना इन चीजों को। तो ये मकसद ये होता है कि आज जो टेक्नोलॉजी है वो आपको मार रही है। अगर अमेरिका ने ज्यादा कोई जल्दी की, जो वो कर रहा है बार बार, क्योंकि कल स्कॉट बेसेंट ने जो बात की थी उसने यही कहा था, स्कॉट बेसेंट ने, कि जी बहुत बड़ी कोई इकोनॉमिक सैंक्शन आ जाएंगी, बहुत बड़ा कोई क़यामत आ जाएगी। हद ये है कि किसी मुल्क ने तो उनको कंप्लाई नहीं किया उसके साथ, जितनी बातें वो कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अब राय ये पाई जा रही है कि वो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते हैं, पीपल आर नॉट टेकिंग देम सीरियसली। तो इस सब से नजर ये आ रहा है कि अब वो हाथ पैर मार रहे हैं इसमें, कभी वो चाहेंगे कुछ, कभी कुछ चाहेंगे, तो ठीक है फिर ब्रिक्स बैंक सामने आ जाएगा, उनके खड़ा हो जाएगा। फिर ऑल्टरनेट जो सिस्टम्स हैं रशिया के पास, स्विफ्ट के या दीगर के, तो फिर बार्टर ट्रेड शुरू हो जाएगा। अभी भी तो याद होगा आपको जब ऑयल के अंदर उन्होंने किया था तो बकायदा युआन के अंदर पेमेंट ले रहे थे इरानियंस। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। फिर टी पॉट जो रिफाइनरीज हैं उन पे मुश्किलात आना चाइना को ये नजर आ रहा है। तो चाइना कहीं ये ना हो कि फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, फिर तो बॉल गेम तब्दील हो जाएगी, फिर तो अमेरिका के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आई थिंक कि अमेरिका हैज नो ऑप्शन बट टू कम टू द टेबल अकॉर्डिंग टू द 14 पॉइंट्स। असल में सिर्फ वो ये चाहते हैं कि 2-4 पॉइंट के ऊपर $300 बिलियन ना देना पड़े, कहीं फ्रोजन एसेट्स जो है वो उनको ना देने पड़े, वगैरह वगैरह। बाकी उनको पता है कि ये गेम उनके हाथ से निकल गई है। जो उनकी एयरफोर्स है, जो उनकी नेवी है, वो वल्नरेबल हो चुकी है। सही, ओके। So, जी हसन, any concluding remarks? Quickly, we have to move forward for a quick break. आप बताएं क्या anything you want to add on?
I'll just add on a little bit on that कि जो पाकिस्तानी जो डिफेंस आर्किटेक्चर है वो पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, going with Saudis and Turkeys, and DGISI was yesterday in Bahrain and then today he is in Kuwait as well. So तो पाकिस्तान जो अपनी जो डिफेंस के लिहाज से जो अपना आर्किटेक्चर है वो इस रीजन के अंदर सही प्ले आउट कर रहा है। जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने जो है वो इसराइल का जिक्र किया, सो आई थिंक सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि जो इलेक्शन वहां पे होने हैं वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू जब जाएगा तो जो उसको रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, ही इज वेरी हॉकिश एज वेल। वो भी जो है वो टर्की के बहुत ज्यादा खिलाफ है, नफ्ताली बेनेट, एंड देखने में आएगा कि हाउ मच ही विल गो ऑन एंड टेक दिस हेड ऑन, बिकॉज उसका ईरान के बारे में भी जो है बहुत एंटी स्टांस है और उसका जो स्टांस है टुवर्ड्स टर्की है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड देन वो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है बिकॉज पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन द डिफेंसिव एक्ट विद टर्की एंड सऊदी, सो वो चीज जो है वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर सकती है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी। सो टाइम विल टेल कि अक्टूबर जो है वो सही। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला गुल साहब। नाज़रीन अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से क्विक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापसी पे हम सियासी मंजरनामे पे कुछ नज़र डालेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे और नज़र डालेंगे कुछ सियासी मंजरनामे की, जहां अपोजिशन की सफ़बंदी हुकूमत के लिए एक नए सियासी इम्तिहान का आगाज़ बनती दिखाई दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मुत्तहिदा अपोजिशन की तश्कील और गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी सतह पर होने वाली मुश्तरका बैठक ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें अपने इख्तलाफात भुलाकर क्या वाकई हुकूमत को पार्लिमान के अंदर और सड़कों पर टफ टाइम दे पाएंगी। अपोजिशन ने कानून साजी, सियासी कैदियों, आइन और जमहूरियत और अदलिया के मामलात पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का ऐलान किया है, जबकि 27 सितंबर के एहतजाज और अवामी राब्ता मुहिम को भी बरकरार रखा गया। नाज़रीन, लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने वाज़े कर दिया है कि वो इस ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी और अपनी अलग अवामी तहरीक जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी भी फ़िलहाल हुकूमती बंदोबस्त का हिस्सा तो है, इसलिए इस इत्तेहाद की असल ताकत और मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर होगा कि अपोजिशन जमातें अपने सियासी मफादात से बाला होकर कितनी देर तक एक सफ़ में खड़ी रहती हैं। और इसी सियासी कशमकश के बीच इमरान खान की सेहत का जो मामला है वो भी हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक हसास कानूनी मुहाज बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शिफा इंटरनेशनल मुंतकली का हुक्म दिया, मगर सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान को पिम्स ले जाया गया, बाद अज़ां वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया, जबकि PTI इसे अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार देकर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर चुकी है। आज हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में नंबर भी अलॉट हो चुका है। तो क्या ये मामला सिर्फ इमरान खान के इलाज का है या अब ये सवाल अदालती अहकामात की बालादस्ती और हुकूमत की जवाबदेही का भी बन चुका है? क्या हुकूमत के ऊपर वाकई तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है और क्या ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद इस मामले को हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी सियासी तहरीक में तब्दील कर सकेगा? यही है जनाब आज के प्रोग्राम का बड़ा सवाल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजमत खान साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके साथ हमें ज्वाइन किया है बहरमन तंगी साहब ने, पाकिस्तान PMLN से इनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। जी अजमत खान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद ने जो पार्लिमान के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने का फ़ैसला किया है, क्या मुत्तहिदा अपोजिशन जो है हुकूमत की कानून साजी और पार्लिमानी जो मामलात हैं उनको मुस्तर तौर पर रोक सकती है या चैलेंज दे सकती है? जी, बात इस तरह है कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत कमज़ोर है और हम चूँकि आईनी ओहदों पर बैठे हैं, सदर, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। हुकूमत वो होता है कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना फ़ैसले वो करते हैं, हमसे तो पूछा भी नहीं जाता, ना मशवरा लिया जाता है। तो हमने भी बार बार कोशिश की है कि कुछ अवामी पॉलिसियों पर अमल करे, आवाम को कुछ दे। बेरोज़गारी इंतहा पर है, गुर्बत इंतहा पर है, माशी पॉलिसी आपकी नज़र नहीं आ रही,
और सिर्फ बैरूनी पॉलिसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है तो सब ठीक कह रहे हैं कि भाई आज सही है, लेकिन सिर्फ एक बैरूनी पॉलिसी से काम नहीं चल सकता। आपको अपने मुल्क के अंदर अपने आवाम को देखना पड़ेगा पहले प्रायोरिटी पे। यहाँ पेट्रोल की कीमतों का आप देखिए हर रोज़ ये क्या मतलब अजीब सा वो है, अनसर्टेनिटी है। ऐसी सूरत हाल है कि पता नहीं चलता कि अगले घंटे क्या चीज़ किस कीमत में मिलनी है। तो कम से कम हुकूमत होती इसलिए है कि इन चीज़ों को मैनेज करे और इन चीज़ों को आवाम को रिलीफ दे। अब बिजली के बिलों में टैक्सेस दे के तो बंदा हैरान हो जाता है कि भाई ये कौन सा टैक्स है, वो लेवी लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ये क्या अजीब अजीब चीज़ें हम सुन रहे हैं। हम इस हुकूमत का साथ देकर, इनको सपोर्ट देकर ये तवक्का कर रहे थे कि ये अवामी कामों में हमारी मशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। सही। लेकिन अब जिस तरह ग्रैंड अपोजिशन बन गया है तो वो दिन दूर नहीं कि पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, चाहे अकेले चाहे ग्रैंड अपोजिशन के साथ मिलकर, क्योंकि हम इस हुकूमत के पॉलिसियों से इख्तिलाफ रखते हैं। ये अलग बात है कि निज़ाम को बचाने के लिए, पार्लिमानी निज़ाम को चलाने के लिए हमने वो ओहदे कबूल किए जिसकी कोई ताकत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बहरमन तंगी साहब आपकी तरफ चलते हैं। आपने बात सुनी है अजमत खान साहब की भी, आप क्या समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में बनने वाला जो ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद है, क्या वाकई हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज बन सकता है या फिर ये मुख्तलिफ जमातों का एक वक्ती इत्तेहाद ही साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ग्रैंड अपोजिशन का के आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद बनती है वो उसूलों पे, नज़रियात पे और पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है, पार्लिमान है, उसके लिए बनती हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि क्या ये जो ग्रैंड अपोजिशन की जो बात की है पीपल्स पार्टी के साथी ने, मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल तक इमरान को फितना और यहूदी नहीं कहा था? उस वक्त क्या मौलाना फजलुर रहमान सही थे? या आज अगर पीटीआई वाले उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और उसके लीडर ने उनको फजलू और डीजल कहा था, तो ये मुझे बताएं कि ये कहाँ का पोजीशन ग्रैंड अपोजिशन है। लेकिन मकसद ये है कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए एक ऐसी हुकूमत को डिस्टर्ब करते हैं जो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ नजरें रखते हैं। और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मिलकर पूरी दुनिया को यह साबित किया, इंडिया को यह साबित किया कि पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में है। इंडिया के अंदर घुस करके उनको वहां शिकस्त दी और पूरी दुनिया में सफारतकारी के जरिए ये साबित किया कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, जो कायदीन है, जो वज़ीर आज़म है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, वो पूरी दुनिया में पीस के लिए वो कोशिश करते हैं। देखिए, एज ए पीस मेकर पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है। और मैं समझता हूं कि एक वक्त था कि कठपुतली प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में सऊदी अरब के प्रिंस ने अपनी जहाज से देखकर नीचे फेंका। जहां तक पोजीशन की बात है तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, वो पार्लियामान के लिए, अवाम के लिए आवाज उठाएं। वो सिर्फ जाती मफाद के लिए कि ये हुकूमत हम खत्म कर ले और हम हुकूमत में आ जाएं। जहां तक पीपल्स पार्टी के साथी ने कहा कि अनकरीब पीपल्स पार्टी इस ग्रैंड अपोजिशन का हिस्सा बन जाए, तो मैं अपने साथी को बताता चलूं कि क्या पीटीआई के चीफ मिनिस्टर और पीटीआई के मुजरिम कैद 104 लीडर ये बार बार नहीं कहते कि मतलब कि हम इनसे, ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरे हैं, हम इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। वो उस दिन इसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कश्मीर में कहा कि मैं हाथ बढ़ाता हूं पीटीआई के वर्कर की तरफ, सिर्फ ओनली फॉर दिस के वो मुझे वोट दे दी और मैं यहां इलेक्शन जीत लूं। लेकिन साथ फिर चीफ मिनिस्टर जो खैबर पख्तूनख्वा के एक नाकम्मा सियासी नाबालिग और करप्ट चीफ मिनिस्टर है मेरे ख्याल में और पूरी दुनिया के ख्याल में, उसने कहा था कि नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठते हैं। हमारे लीडर ने कहा कि हम चोरों, लुटेरों, डाकू के साथ नहीं बैठेंगे। तो मैं नहीं समझता हूं कि एक तरफ पीटीआई का ये स्टैंड है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कह रहे हैं कि अनकरीब हम उनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। ये देख के एक सोच रखने वाली चीज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मैंने बहुत अरसा गुजारा और चेयरमैन बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो टीम है
उस टीम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत नीचे ले आने की कोशिश करते हैं कि हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद करते हैं, हम मौजूदा हुकूमत में प्रेसिडेंटशिप भी हमारा, 2 गवर्नरशिप भी हमारे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिनिस्ट्री भी हमारा, यहाँ पे मतलब कि चेयरमैनशिप सेनेट भी हमारा, डिप्टी स्पीकर भी हमारा, लेकिन हम हुकूमत का साथ नहीं है, हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है। भाई आप जितनी सीटों पे आप मजे उड़ा रहे हैं, आप सबसे पहले अगर आप इस हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है और आप अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले यू शुड रिजाइन, आप रिजाइन दे दें, फिर देखते हैं कि आप अपने ग्रैंड पोजीशन की तरफ जाते हैं। तो एक तरफ वो आपको डाकू चोर लुटेरे कहते हैं, दूसरी तरफ आप इस हुकूमत में मजे उड़ा रहे हैं, और तीसरी तरफ आप कहते हैं कि हम अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। तो समझ से बालातर है ये बात, और मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए ग्रैंड अपोजिशन उस वक्त बनती है जब आपकी उसूल, आपकी नजरियात मुल्क के लिए, अवाम के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए आप एक पिच पे हैं। तो ये एक पिच पे तो है नहीं, यहां पीटीआई वाले तो तालिबान रजीम के साथ है, वो तालिबान रजीम और इंडिया के साथ है, उनके आप ये सब उठा दे, उनके सोशल मीडिया उठा दे, इंडिया का, तालिबान रजीम का और पीटीआई का, तो एक पेज पे है। वो मारिक बलूच का साथ दे, वो तालिबान रजीम का साथ दे रहे, वो टीटीपी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप इन चीजों को सपोर्ट करते हैं जो पीटीआई वाले कहते हैं? तब आपका पोजीशन उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है। ये हमारे साथ पीपल्स पार्टी में काफ़ी अरसा रहे हैं और हमने इनको सेनेटर बनाया था, और बाद में इनका अपना फैसला था, पार्टी छोड़कर चले गए, ये होता रहता है। सही। मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ, जी जी, हम इस हुकूमत के किसी एग्जीक्यूटिव ओहदे पर नहीं है, जिसे हुकूमत कहते हैं, जो डिसीजंस करती है। मैंने पहले कह दिया कि पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम को बचाने की खातिर हमने कुर्बानी दी है, अपनी पार्टी को कमज़ोर किया है कि एक निज़ाम चलता रहे। तवक्का थी कि शहबाज हुकूमत डिलीवर करेगी मुल्क के अंदर, बाहर तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पॉलिसी है, उस पर तनकीद का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल सही। मुल्क के अंदर डिलीवरेंस नहीं हो रही, आपकी मईशत डूब रही है, बेरोज़गारी इंतहा पे है, आपकी तवज्जो ही पाकिस्तानी आवाम की तरफ नहीं है, तो हम ये आईनी उहदे भी छोड़कर। अजमत साहब बिल्कुल, मैं गजाला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात यहाँ पे हो रही है ग्रैंड अलायंस की, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जो अपोजिशन के अंदर पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीटीआई है, जेयूआई है और दीगर जमातों के जो सियासी मौक़िफ़ है उसमें तो नुमाया इख्तलाफात मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि क्या ये इख्तलाफात मुस्तकबिल में इस इत्तेहाद की कोई बड़ी कमज़ोरी भी बन सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं ये समझती हूँ कि ग्रैंड अलायंस बनने से कम कुछ एक इंटेग्रिटी नज़र आ रही है कि सब मिल के हुकूमत को कोई ना कोई सवालिया निशान हुकूमत पे हो सकता है, और चाहे उसमें बहुत सारे, अब आप ये देख लीजिए कि ये एक ही लोग दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के हुकूमत कर रहे हैं, मगर इनके शुरू से इख्तलाफात हैं और वो सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए एक साथ हुए थे, और उसके बाद इनके जो इख्तलाफात हैं वो हमेशा कायम रहेंगे और रहे हैं। इससे मेरा कोई वास्ता नहीं कि ये किस तरह से एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं और करते रहे हैं, हमेशा सड़कों पे भी निकालने की बात हुई है और ये सब चीज़ें, मगर ग्रैंड अलायंस हमेशा जब भी बना है, चाहे उसमें बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ भी होती हैं जो कि शायद उनमें इख्तलाफात होते हैं और एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली एक पेज पे शायद नहीं हो, मगर कम से कम गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारी उनकी जो मूवमेंट्स हैं उस पर एक चेक एंड बैलेंस हो जाता है। सही सही। अच्छा बरखत साहब, आप कैसे देखते हैं, आपने बात सुनी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि ये अभी पहला कदम है और मुस्तकबिल में अपोजिशन का जो किरदार है वो सड़कों तक भी जा सकता है, तो आपको लगता है कि ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद जो है पार्लियामान से निकल कर एक मौसर अवामी तहरीक में तब्दील होने की सलाहियत रखता है? मुझसे सवाल जी जी, ये बिल्कुल आपसे, क्योंकि आप जाहिर है अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमत का हिस्सा है। जी देखिए, जहाँ तक मौलाना के एजुकेशन का सवाल है कि वो पार्लियामान के अंदर या रोड पे भी हम निकल सकते हैं, सबसे पहले तो एक दूसरे पर ये ट्रस्ट करते हैं। अभी गजाला कहती कि आपने सुना पीपल्स पार्टी के बारे में और इस मुस्लिम लीग नून के बारे में, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए इत्तेहादी नहीं बन सकती हैं।
इत्तेहादी बन सकती हैं आप पार्लियामान के लिए और मुल्क के लिए जब आपकी सोच एक हो, जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपने मुल्क को, अपनी पार्लियामान को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत कर ले, अवाम को कुछ डिलीवर करे, तो इस पे जमातें एक हो सकती हैं। लेकिन जब मौलाना का एक रास्ता है, जब पीटीआई का दूसरा रास्ता है, पीपल्स पार्टी का तीसरा रास्ता है, तो ग्रैंड अपोजिशन बनी नहीं सकती है। और मैं आपको बताता चलूं कि 25 करोड़ अवाम अभी नहीं चाहते हैं इन शिकस्तोर्दा अनासर को, जो अपनी सीट हार करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट सूबों से उसने इलेक्शन जीता है। मैं नहीं समझता हूं कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करे या वो अवाम रोड पे निकाले या वो अवाम उनके साथ हो जाएं। मैं एक बात आपको आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत, ये सिर्फ ये टेनेवर नहीं, नेक्स्ट टेनेवर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या हो जाए, पाकिस्तान को तरक्की दे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आसमान पे ले जाएं। जो आज पाकिस्तान का, मैंने आपको एक दूसरा, मैं दोबारा इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं कि एक वक्त था कि आपके चाइना के साथ ताल्लुकात कैसे थे, एक वक्त था कि आपकी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कैसे थे, एक वक्त था क्योंकि अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज की, तरक्की याफ्ता ममालिक की और हमसाया ममालिक की जो सरबराहान है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किस नजर से देखते हैं। जिस मुल्क में वो गए हैं, वो वहां पर उनके जो प्रोटोकॉल है, उनके जो एग्रीमेंट्स है, उनके जो मयूस है। लेकिन इससे पहले जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर था, वो बाहर जाके विजिट पे सबसे पहले उनकी ये स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान चोर है, पाकिस्तान की लीडरशिप चोर है। उसके बाद उनके सामने कचकोल रखे कि इसमें कुछ डाल ले, वो खाली खात वापस आता था। तो ये दो प्राइम मिनिस्टर की फर्क मैं आपको बताता हूं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन इस वक्त कुछ लोग हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ख्वाहिश पे पाबंदी नहीं है, उनकी सोच पे पाबंदी हम नहीं लगा सकते। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ने फैसला किया है कि न सिर्फ ये टेनेवर बल्कि आने वाला टेनेवर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का होगा। जी, आपने बात सुनी है बर्मन साहब की भी, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि अगर ग्रैंड अलायंस में अभी तो आप लोग शामिल नहीं, ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट का पार्ट हैं, आपने कहा हो सकते हैं मुस्तकबिल में, लेकिन अगर नहीं होते तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद इतना मजबूत होगा, देरपा होगा? और हम इस हुकूमत को तनबीह देते हैं कि अपने मुल्क के अंदर पॉलिसियाँ ठीक कर दे, बिजली पर लोगों को तंग ना करे, बिजली बिलों के ऊपर, पेट्रोल डीजल पर लोगों को तंग ना करे, बेरोज़गारी का हल निकाले। वरना ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान के किसी भी हलके से अभी इलेक्शन लड़कर दिखाए, इनकी शोहरत का पता चल जाएगा आपको। ये गलत बातें हम नहीं करेंगे, हम मुल्क की मफाद में बात करेंगे, चाहे हो हमारी पार्टी के अंदर कोई फॉल्ट हो, हम खुद भी वही एडमिट करेंगे। इस वक्त मुल्क के अवाम बहुत तंग है, बैरूनी पॉलिसी ज़बरदस्त है, अंदर पॉलिसी इंतहाई गलत है और अवाम को रिलीफ चाहिए। अवाम इस वक्त पावर्टी लेवल से बहुत नीचे जा रहे हैं, सर्वाइवल नहीं हो रहा, अवाम बिजली गैस पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इनकी क़ुव्वतें ख़रीद नहीं है, स्कूल और अस्पताल वो नहीं जा पा रहे। आप इसका हल निकालें, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, इस मुल्क की हुकूमत काबीना आप है, फैसले करें। नहीं करेंगे तो फिर हम वो इक़दाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम आपकी मुखालिफत पे रोडों पे भी आ सकते हैं, ग्रैंड अलायंस से भी मिल सकते हैं, हर वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं जिससे आपका क़िबला दुरुस्त हो। अगर आप इस्लाहात करते हैं तो हम आज भी आईनी उहदों के ऊपर बैठकर आपके हुकूमत को और इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, कल भी देंगे। लेकिन आप बात सुनेंगे तब, नहीं सुनेंगे, अमल नहीं करेंगे तो हम उस तरफ चले जाएंगे। सही। अच्छा गजाला साहिबा, ये बताइएगा, इमरान खान साहब की सेहत और हस्पताल मुंतकली का जो मामला इस वक्त एक सियासी तनाज़े का मरकज़ बन चुका है, आप क्या समझती हैं, क्या हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर पिम्स मुंतकिल करके वाकई अदालती हुक्म की रूह पर अमल किया या सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले से इनहराफ हुआ है? देखिए, असल बात यह है कि अगर कोई अंधा, बहरा, गूंगा, जाहिल इस बात से वाकिफ़ भी ना हो कि आइन पाकिस्तान का क्या है, कानून किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ का नाम है, वो भी इस बात से तो ये होगा ना कि एक बड़ी एक अदालत है जो कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक फ़ैसला दिया है
और उसके फैसले पे अमल होना चाहिए, क्योंकि हम कोई बनाना रिपब्लिक में तो रहते नहीं है। और इसे प्रूव किया गया है राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट से, और जो कमेंट हुकूमती हलकों से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसका नफी कर रहे हैं मुसलसल। एक सीधा साधा एक वर्डिक्ट आया है कि आप उनको अस्पताल ले जाएं, उनको वहाँ पे दाखिल किया जाए, वहाँ उनका चेकअप्स हों, उनको देखा। जब भी किसी अस्पताल में कोई भी जाता है, अगर थोड़ी सी भी कोई बीमारी होती है तो आपको 1-2 दिन तो कम से कम एडमिट किया जाता है, ताकि आपके वाइटल्स बाकी चीज़ें। ही इज़ नॉट अ हेल्दी मैन, 73 ईयर ओल्ड, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 1 साल के करीब, और उसके बाद फाउल प्ले हो रहा है, गलत किस्म की दवाएं दी जा रही हैं, नींद में डाला जा रहा है, ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिसमें एक आदमी जो हमेशा फिट रहा हो, जिसको कोई ऐसी इलनेस ना रही हो, उसको ऐसी दवाएं दी जाएं कि ताकि वो ऑटोमेटिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ऐसा बीमार नजर आने लगे कि जो उसको अपने ऊपर कंट्रोल ना रहे। तो उसके लिए इनके अपने लिए बेहतर ये है कि खुद भी ये धुल जाएंगे कि ये जाके हॉस्पिटल में दाखिल होने देते। इनको किस बात का खौफ था कि एक डॉक्टर जो कि बोर्ड पे डाला गया था, और एक बहन वो भी डॉक्टर, अलीमा खान को तो दूर रखा गया, उस्मा खान को और उनको डॉक्टर फैसल को इजाज़त दी गई कि वो उस बोर्ड का हिस्सा हों और वो शिफा इंटरनेशनल पहुंच जाएं, मगर फाउल प्ले किया गया। अलीमा खान को तो खैर नहीं लिया गया, उस्मा खान को और इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में 2 मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर पिम्स पहुंचाया गया, और वहाँ पर वो डॉक्टर जो कि गैर मुताल्लिका डॉक्टर थे, जिन्होंने पहले उनको नहीं देखा था, उन्होंने आके एक ऐसे ही मुआयना किया जिसमें उनके सामने रिपोर्ट्स तक मौजूद नहीं थी। तो देखिए, जब आपने 25 करोड़ अवाम में से अगर फ़र्ज़ करें हमारे साथ 10 करोड़ भी थे या 5 करोड़ भी अवाम थे, तो इस वक्त पूरे 25 करोड़ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो अपने आप को नफ़ी करने की वाली हरकतें हैं ये, कि एक चीज़ जो सिंपली हल हो सकती थी, सीधा अस्पताल जाते, वहाँ पे बोर्ड बैठता, वो चेक करता, 2-3 दिन उनको रखते, अवाम भी खुश होती, वो आपको सरकती कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कि बड़ी अदालत। आप देखिए ना, बराबर के मुल्क में अब इन्होंने कितना बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया हुब्बुल वतन पार्टी के लीडर और उसकी पार्टी के ऊपर कि जी हमारे इंडिया से जुड़े हुए हैं। खुदा का खौफ कर, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो किसकी शादियों में आ रहा था, ये किससे जाके हाथ मिला रहे थे। मोहतरमा, ये बातें करना बिल्कुल छोटी और घटिया बात। सही मैं बर्मन साहब से बात है वो आगे बढ़ती है तो फिर किसी से डिबेट चलती है, कोई हल नहीं निकलता। हम चाहते हैं कि हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहनों को भी मिलने की इजाजत होनी चाहिए, बोर्ड को चाहिए कि वो अस्पताल शिफा में ले जाएं, शिफा का खर्चा जो है वो फैमिली बर्दाश्त करेगी, और फिर आपने शिफा पहुंचाया ही नहीं, और उसके बाद आपने नफी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। क्या इसे तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं डाला जाए? बिल्कुल, मैं ये बात सही, मैं चाहूंगी कि बर्मन साहब से क्विकली इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए, क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान को पिम्स ले जाया गया था, जबकि पाकिस्तान धीरे के इंसाफ से जानबूझकर अदालती हुक्म से बचने की कोशिश करती है। क्या समझते हैं आप, दोनों मौक़िफ़ में से काबिल कबूल पोजीशन क्या है? जब क्विकली आप दीजिएगा इस पे अपना मौक़िफ़ बर्मन साहब। देखिए जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, तो उसमें पैराग्राफ 14 और सब पैराग्राफ सी को आप देख लें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ये जो हुकूमत के वक्त है उनको ये कहा है कि अगर किसी गाइडलाइन का, किसी डिसीजन का वायलेशन होता है तो मौके के मुनासिबत से आप फैसला करें। अभी जब अल-शिफा की बात आ गई तो फिर लोग भी वहां हो गए, वहां पर पीटीआई के और जो मुल्क दुश्मन यूट्यूबर्स है वो भी वहां पहुंच गए, या वहां पर अवाम भी आ गए। तो मैं समझता हूं कि उस मौके के मुनासिबत से हुकूमत के वक्त ने ये फैसला किया कि इनको पिम्स ले जाए। वहां पर पिम्स के हॉस्पिटल थे, डॉक्टर्स थे, वहाँ पर अल-शिफा के डॉक्टर्स थे। और फिर मैं गजाला साहबा से पूछना चाहता हूँ कि जब उस्मा, डॉक्टर उस्मा जो इमरान की बहन है, जब वो पिम्स हॉस्पिटल से बाहर निकली, ये आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंफर्म कर ले, राना सिकंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से आप कंफर्म कर ले कि क्या जब वो निकली तो उसने दोनों हाथ उठा के उसने कहा कि मेरे भाई फिट है, मेरे भाई सेहतमंद है। तो ये मुझे बताएं कि उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसने क्या कहा।
अभी मैं आपको बता दूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी उस्मा और डॉक्टर फैसल पे, जब उनको ये कहा गया था फैसले में कि आप कोई उसके सेहत पर सियासत न करें, कोई सियासी गुफ्तगू न करें, उसने वायलेशन की। और मैं समझता हूं कि तौहीन अदालत उस्मा ने और डॉक्टर फैसल ने किया। आप अपने फ्लोर पे बात करें प्लीज, अपने फ्लोर पे बात करें, आप अपने फ्लोर पे बात करें। मैं अपने फ्लोर खत्म करके बेशक आप जो भी मर्जी आप कहें। जहां तक इसने इंडिया की बात की, सारी की बात की, तो ये मुझे बताएं कि उस्मा ने नहीं कहा था कि मोदी को चाहिए कि हमला करे और प्रेशर डाल था कि मेरे मुजरिम कैदी 804 भाई को रिहाई मिले? क्या नूरीन ने नहीं कहा था कि ये जो जंग हमने जीती है वो मोदी का और फौज का गठजोड़ था? आपको शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आप तो पाकिस्तान के खिलाफ, जहां भी पाकिस्तान को इज्जत मिलती है, आप इंडिया में जितनी आग लगती है इतनी आग पीटीआई में लगती है, जितनी आग तालिबान रजीम में लगती है इतनी आग पीटीआई में लगती है। आपने कब आपने पाकिस्तान के पाक फौज के शोहदा को माफ किया है? आपने पाक फौज को माफ किया है? आपने पाक फौज शोहदा के मुजस्सिमों को माफ किया है? क्या 9 मई लोग भूल गए हैं? 9 मई में आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की है, पाक फौज के खिलाफ, पाक फौज के शोहदा के खिलाफ जो साजिश की है। अच्छा, बिल्कुल बहरमल साहब, आपका पॉइंट आ गया। दुनिया में जी आप लोगों ने दुनिया में पाक फौज के खिलाफ जो फ्लेक्सेस लगाए हैं, आज भी लोग पढ़ते हैं, लोग देखते हैं। आप कहां से? मैं बस क्विकली गजाला साहब आप इसमें अपना टेक दे दें क्विकली, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी बिल्कुल अब महदूद है। जी गजाला साहब, आप क्विकली इस पे अपने रिमार्क्स दें, फिर मैं अजमत साहब की तरफ भी आऊंगी कि उनका क्या ख्याल है सारे। उस पे आर्टिकल 6 लगा के उनको सजा दे दी। जी जी तो मेरे रिपोर्ट पे चलाए। जी बरमन साहब, जी बरमन साहब, सजा दे दी। बिल्कुल सही। जी गजाला साहब, क्विकली आप अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जब इनका अपना ये ड्रामा सजाया हुआ है और ये जो दहशतगर्दी है इसके आगे बढ़ती है, ये किसका था जो आज वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है पंजाब की? ये देखिए, ये बातें जो ये कर रहे हैं किस मुंह से करते हैं? सही। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल। जी अजमत साहब, अजमत साहब का टेक लेते हैं इसमें। आप इसमें ये कहें कि आपका क्या, बिल्कुल हमारे पास वक्त बहुत महदूद है, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। एक बुनियादी हक है इमरान खान साहब का जो इस वक्त जेल में है। हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतज़ार करे। वो इंसानी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक उनको खुद अस्पताल लेकर जाए और उनका इलाज कराए। अब आप इंतजार करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आएगा तो मैं फ्री का इलाज करूंगा, ये उनका हक है। और ठीक है, कुछ गलती पीटीआई वाले दोस्तों ने की है, अपने वर्कर्स ने, कि भाई आपने उधर हजूम नहीं इकट्ठा करना था अल-शिफा के सामने, अपने लीडर की सेहत का ख्याल रखो ताकि उधर वो डॉक्टर्स को दिखा देते। सही, ये उन्हीं की भी गलती है इसमें। लेकिन हुकूमत वक्त को मैं बताना चाहता हूँ कि खुदारा ये उनका हक है सेहत। आप बगैर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगर उनको तकलीफ है तो आप डॉक्टर को दिखाए, आप पेम्स ले आए, आप शिफा ले आए, आप जहाँ भी ले आए, कानून जो कहता है उसके मुताबिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया बरमन साहब आपका, गजाला सैफी साहब हमारे साथ मौजूद थी, अजमत खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।